हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। और आज का हमारा लेक्चर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 3। अब तक हम 2 पार्ट कर चुके हैं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा बहुत नए तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, बस यही हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो अब देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पार्ट 3 क्वेश्चंस। तो अब पहला क्वेश्चन हमें मिल गया है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रीली। अब देखिए, फॉलिंग फ्रीली, इफ द सम ऑफ द डिस्टेंस इज, सिंपल है, ट्रेवल्ड इन द tth सेकंड एंड t plus 1th सेकंड इज 100 मीटर, देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड। अब देखिए, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन हम मान लेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। और एक्सलरेशन तो g के इक्वल है, और g दिया नहीं हुआ है, तो चलिए ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकंड, तो आप जानते हैं th सेकंड का डिस्टेंस होगा, ये हम कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकंड। इसको मान लिया, और st+1 को मान लिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t+1 सेकेंड, और हमें गिवन है st+1 इक्वल टू 100। तो अब हम इसको अगली स्लाइड में सॉल्व करते हैं, और हमने मान लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। द इनिशियल वेलोसिटी मस्ट बी टेकन एज, द इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज 0। तो चलिए, st+1 इक्वल टू 100, u प्लस a/2, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में u की वैल्यू रख देंगे, 2t-1, और ये होगा u प्लस a/2, डिस्टेंस t+1 है, ध्यान रखिए, तो 2 इंटू t+1 -1 इक्वल टू 100। और जैसा मैं कह चुका हूं, आप u को क्या ले लीजिए, 0 ले लीजिए, और a को क्या ले लीजिए, g, और g है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया टर्म, 10/2 5, 2t-1, ये भी 0 हो गया, 10/2 5, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2t + 2 -1 इक्वल टू 100, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये बचेगा 2t-1 प्लस 2t+1, दैट विल बी 20। तो देखिए, 2t + 2t कितना हो गया, 4t इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 5 सेकेंड। तो ये हमारा t का आंसर आ गया, कितना, 5 सेकेंड। अब हमसे पूछा गया है कि t सेकंड के बाद वेलोसिटी बताइए। तो ठीक है, मतलब 5 सेकंड के बाद हमें वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यही जगह बना लेते हैं, तो देखिए करते हैं, यूज करेंगे v इक्वल टू u प्लस at, 0, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 5, तो 5 सेकंड बाद वेलोसिटी आ जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 50 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये हमारा थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। देखिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल हमें करने हैं, वी शुड सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ए गिवन लेक्चर, यही हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। एन ऑब्जेक्ट
projected upward acquires a velocity of 9.3 meter per second when it reaches half of the maximum height. The maximum height reached is, तो g को कितना लेना है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर हम ग्राउंड से किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। और हम अच्छे से जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये अब हमने पहली बात कर ली। अब ये हमें कहा गया है कि पार्टिकल की वेलोसिटी जब वो मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचता है, जब वो मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचता है तब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 9.2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें ये नहीं मालूम कि उसे किस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। तो चलिए अगली स्लाइड में हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसकी वेलोसिटी 9.2 है तो ये 9.2 का स्क्वायर हो गया, u मालूम नहीं है, -2g, और हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट का आधा, तो 9.2 का स्क्वायर u स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम हाइट हम रख देंगे, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g अपॉन 2, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। और यहाँ अगर आप ध्यान दें तो एक और चीज कैंसिल हो रही है, g भी कैंसिल हो रहा है, g भी कैंसिल हो रहा है। तो ये हमें मिलेगा 9.2 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2। तो 9.2 का स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2। तो u स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई 2 इंटू 9.2 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो बिल्कुल आसान हो गया। तो मैक्सिमम हाइट हम चाहते तो यहाँ पे u स्क्वायर को भी मैक्सिमम हाइट में रख सकते थे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। चलिए कोई बात नहीं। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज किया, u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। u स्क्वायर की वैल्यू हमारे को पास मालूम है, 2 इंटू 9.2 का स्क्वायर, 9.2 इंटू 9.2, और ये हो गया 2 इंटू 9.8। तो ये हो गया अब 9.2 इंटू 9.2 डिवाइडेड बाय 9.8। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, कहीं पे आप इसको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 9.2 इंटू 9.2, आराम से, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। फोर 6 4 4, तो ये हो जाएगा 84.64, 84.64 डिवाइडेड बाय 9.8। तो ये लगभग आप इसको जब डिवाइड करेंगे, अब मान लीजिए हम अगर 9.8 की जगह कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, तो आंसर आ जाता है 8.4। पर हम क्या ले रहे हैं, 9.8 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 9.8 ले रहे हैं, तो आंसर 8.4 से थोड़ा ज्यादा आएगा। इसको आप डिवाइड कर लीजिए, यू विल गेट 8.8 मीटर पर 8.8 मीटर आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हमने एक मिस्टेक भी किया है, वो भी मेंशन कर लेते हैं। तो एक्चुअली में ये क्या था, 9.2 नहीं था, ये 9.3 था। ठीक है, तो अब हम चाहे तो इसको सुधार भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सुधार देते हैं। तो ये था 9.3 का स्क्वायर, 9.3 का स्क्वायर, 9.3 का स्क्वायर,
9.3 का स्क्वायर, 2 इंटू 9.3 का स्क्वायर। तो ये 9.3 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। वी हैव टू डू इट 9.3। तो कोई बात नहीं, एक मिस्टेक है, मिस्टेक के साथ नहीं चल सकते, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 इंटू 9.3 इंटू 9.3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 9.3 इंटू, 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है गलती सुधारने के लिए। और यहाँ पे हमें एक मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 9.3 इंटू 9.3 का, कर सकते हैं, पास कर लीजिए। 9, 27, 27, 83, 9, 4, 6, 8.649, ये आ गया 8.649 डिवाइडेड बाय 9.8। तो अप्रोक्सीमेट कर लीजिए इसको, 8.6 ले लीजिए डिवाइडेड बाय 9.8, डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 8.8 मीटर हमारा आंसर आना चाहिए। 8.8 मीटर हमारा आंसर आना चाहिए, लगभग इसका 8.8 मीटर होगा। तो देखते हैं कहाँ पर है हमारा ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन मिल गया 8.8 मीटर। कैलकुलेशन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। क्वेश्चन आसान हो सकता है, क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन ही सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। हमें कैलकुलेशन सुधारना ही पड़ेगा। तो अब ये हो गया हमारा अगला सवाल। The acceleration due to gravity on the planet A is 9 times of the acceleration due to gravity on planet B. तो ये गिवन है कि प्लेनेट ए पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो प्लेनेट बी के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन तो आ गया। A man jumps to a height of 2 meter on the surface of A. What is the height of jump by the same person on the planet B? अगर वो एक पर्सन है जो प्लेनेट ए पर 2 मीटर की ऊंचाई तक कूद सकता है, अगर वही इंसान, वही पर्सन, वही मैन अगर प्लेनेट बी पर जाए तो वो कितनी हाइट पर कूद सकेगा? अब देखिए, हाई जंप के लिए क्या लगता है? एनर्जी लगता है। अगर मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास है m और वो h हाइट पर जाती है, जमीन से h हाइट पर जाती है, तो जब वो h हाइट पर जाती है तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgh हो जाती है। तो इसका मतलब अगर मैन 2 मीटर की हाइट तक जंप कर रहा है तो उसके पास एनर्जी है, और वही इंसान जो प्लेनेट ए पर जंप करता है वही इंसान प्लेनेट बी पर भी जंप करता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल टेक्निक है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वही इंसान है इसलिए हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसकी एनर्जी ऑफ जंप क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो मान लो पर्सन का मास m है, वो ए पर जंप कर रहा है और ए पर जंप हाइट कितनी? h है। पर्सन का मास तो बदलेगा नहीं जब वो प्लेनेट बी पर जाएगा। gb इक्वल टू एच बी, ये क्या हो गया हमारा? कैंसिल हो गया। तो हमारा फॉर्मूला बना GAHA इक्वल टू GB HB, GAHA इक्वल टू GB HB। तो ये हमने लगा दिया, GAHA इक्वल टू GB इंटू HB। तो ये GA हो गया और उसकी हाइट कितनी हो गई? 2 मीटर तक जंप करता है और GB की वैल्यू दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर हम जाते हैं तो GA को हम लिख सकते हैं 9 GB। चलिए ऐसा कर लेते हैं, GA को हम लिख लेते हैं 9 GB। ओके, कैंसिल हो जाएगा। 9 GB और जंप हाइट कितनी है उसकी? 2 मीटर है। तो ये हो गया GB, और प्लेनेट बी पर वो कितनी हाइट पर जंप करता है? HB। तो ये GB से GB कैंसिल। 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18। तो प्लेनेट बी पर वही इंसान किस हाइट पर जंप कर पाएगा? 18 मीटर की हाइट पर जंप कर पाएगा। तो ये बड़ा ध्यान रखें
कि ऐसे केसेस में पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये आपका आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर इज 18 मीटर। फर्स्ट आंसर इज 18 मीटर। तो दिस वे वी हैव गॉट द आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि वही मनुष्य जंप करता है दोनों प्लेनेट पे, इसलिए उसकी एनर्जी क्या है, जंप एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर जंप। अगर वो एच हाइट तक जंप करता है तो एच हाइट तक पहुंचता है, इसका मतलब एच हाइट पर उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। तो जब वो उसने जंप किया होगा तब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, एच हाइट पे जाके पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में बदल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो यही इसका क्या है, अप्रोच है। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A stone is dropped from the top of a building, and at the same time, second stone is thrown vertically upward from the bottom of the building with speed of 20 meter per second. They pass each other 3 seconds later. Find the height of the building. तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए, सपोज करिए कि बिल्डिंग की हाइट है h, और ये हमारा ग्राउंड हो गया। एक स्टोन को हमने ड्रॉप कर दिया और दूसरे स्टोन को हमने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तो अब ये कभी ना कभी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। और क्रॉस करने का टाइम देखिए, यहाँ पर टाइम कितना है, 0 सेकंड। साइमल्टेनियसली ड्रॉप्ड एंड साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट, और यहाँ हम टाइम मान लेते हैं t सेकंड। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, y। तो ये डिस्टेंस होगा, h में से y माइनस हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा h माइनस वाई। अब इसको हम फर्स्ट स्टोन मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सेकंड स्टोन, और t सेकंड दिया हुआ है, 3 सेकंड के बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब हम s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करेंगे दोनों स्टोन के लिए, वन आफ्टर द अदर। और फिर जब दो इक्वेशन बनेंगे, ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका होता है, जब दो इक्वेशन बनेंगे तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो फॉर फर्स्ट स्टोन हमने यूज कर रहा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए, पहले स्टोन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, y, ड्रॉप था इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर, ये पहला इक्वेशन हो गया। एंड फॉर सेकंड स्टोन, अब दूसरे स्टोन की बात करते हैं, तो दूसरा स्टोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h माइनस वाई। तो ये होगा s उसके लिए h माइनस वाई, वेलोसिटी 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने t की वैल्यू नहीं रखी है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। जब हम h y और h माइनस वाई को ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा h, और हाफ जी टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू 20t। अब t की वैल्यू रख देंगे 20 इंटू 3, तो हाइट आ गई हमारी 60 मीटर। यही हमसे पूछा गया था कि भाई बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो बिल्डिंग की हाइट होगी 60 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये समझ में आया। अब अगला सवाल। A body covers 26, 28, 30, 32 meters in 10th, 11th, 12th and 13th second respectively. The body starts. अब चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन कहता है body starts from rest and moves with uniform velocity. दूसरा ऑप्शन कहता है body starts from rest and moves with uniform acceleration. तीसरा ऑप्शन कहता है body starts with an initial velocity and moves with uniform acceleration. चौथा ऑप्शन कहता है with an initial velocity and moves with uniform velocity. तो चलिए करते हैं। अब देखिए,
10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 26, और अगले 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 28। तो आप देखें कि 28 और 26 का गैप कितना है, अंतर कितना है, 2 का अंतर है। इसी तरह 11वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 28, और 12वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30। फिर गैप कितना है? तो यहाँ पे एक चीज तो हमें क्लियर हो जाती है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो 2 होगा। आप पूछेंगे कैसे? तो देखिए, कॉन्जिक्यूटिव सेकंड्स के जो डिस्टेंसेस होते हैं, उनको माइनस करने पे हमें एक्सेलरेशन मिलता है। तो 28 माइनस 26, 30 माइनस 28 और 32 माइनस 30, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कहना तो गलत है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन कहता है कि बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, तो वो भी गलत हो गया। अब बॉडी के पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब हमें ये पता लगाना है कि आप बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है कि नहीं। तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे। आगे बढ़ते, एस टी इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2, 2t माइनस 1। टी को 10 रख देंगे और डिस्टेंस 10वें सेकंड का डिस्टेंस है 26, तो 26 u, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, 2 है, 2/2, 2 इंटू 10 माइनस 1, तो 26 इक्वल टू u प्लस 19। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 26 माइनस 19, 7। तो ये कहना गलत है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा आंसर है। तीसरा आंसर पढ़िए आप। बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यही आंसर इसका क्या है, करेक्ट होना चाहिए। रेस्ट से बॉडी स्टार्ट नहीं होती। तो अब देखिए अगला सवाल। A body is thrown vertically upward. If air resistance is to be taken into around है ये, then the time during which the body rises is equal to the time of fall, less than the time of fall, greater than the time of fall, twice the time of fall. अब देखिए सारे आंसर टाइम ऑफ फॉल में है। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। अगर बॉडी को u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और असेंट, इसे टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं, ऊपर जाने का टाइम u/g। और फिर अगर बॉडी यहां से स्टार्ट हुई और वापस ग्राउंड पर आई तो इसे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो टाइम ऑफ डिसेंट होता है u/g। टाइम ऑफ डिसेंट को आप टाइम ऑफ फॉल भी कह सकते हैं। अब हमारे को ये कहा गया बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन अराउंड, देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस। तो देखिए विदाउट एयर रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, विदाउट एयर रेजिस्टेंस, विदाउट एयर रेजिस्टेंस जो टाइम होगा वो होगा u/g, ठीक है। एंड विद एयर रेजिस्टेंस, विद एयर रेजिस्टेंस टाइम कितना होगा, विद एयर रेजिस्टेंस टाइम कितना होगा, मान लीजिए t', वो होगा u/g प्लस a। A is the air resistance। तो आप देखिए जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है तब टाइम होता है u/g, जब एयर रेजिस्टेंस होगा तब टाइम होगा u/g प्लस a। तो हम कह सकते हैं कि t' इज लेस देन t, t' इज लेस देन, t' इज लेस देन t, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस हमेशा, देखिए बॉडी जब ऊपर जा रही है
बॉडी ऊपर जा रही है और हम जानते हैं जी कहाँ लग रहा है, नीचे, तो एयर का रेजिस्टेंस भी नीचे लगेगा। रेजिस्टेंस हमेशा अपोजिट टू द मोशन लगता है, ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। और रेजिस्टेंस में टाइम क्या हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है, टाइम की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये जी से डिवाइड हो रहा है और यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है, यहाँ डिवाइड किससे हो रहा है, जी प्लस ए से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए लेस देन, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, क्योंकि टाइम ऑफ फॉल और टाइम ऑफ डिसेंट असेंट सेम होते हैं, यू बाई जी होते हैं। एयर रेजिस्टेंस हमेशा मोशन को क्या करता है, मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। और बॉडी जल्दी, क्योंकि टाइम कम है तो बॉडी जल्दी रुक जाती है एयर रेजिस्टेंस के केस में। अब देखिए अगला सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 40 meter tall, a boy projects a stone vertically upward with an initial velocity 10 meter per second such that eventually falls to the ground. After how long will the stone strike the ground? Take g equal to 10 meter per second square. अब देखिए बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर और 40 मीटर हाइट से हमने एक स्टोन को 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वर्टिकली ऊपर हमने थ्रो किया। और इन क्लासेस में मैं पहले बता चुका हूं, तो एक बार मैं, अगर किसी ने अटेंड नहीं किया हो तो मैं उसको फिर से बताना चाहता हूं। ये देखिए ये ग्राउंड है और ये हाइट है, एक जनरल केस। इस हाइट से हमने एक बॉडी को यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो ये ऊपर जाएगी और फिर वापस ग्राउंड पर आएगी। मान लीजिए ये ग्राउंड पर किस वेलोसिटी से टकराती है, वी। यहाँ टाइम कितना है, 0 सेकंड है और यहाँ टाइम कितना हो गया, t सेकंड। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनिशियली बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो नीचे की डायरेक्शन होगी, जो नीचे की डायरेक्शन होगी वो हमें क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, खतरा, ये ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को यूज करेंगे, माइनस वी क्योंकि नीचे की तरफ है, प्लस यू क्योंकि ऊपर की तरफ है, जी कहाँ लग रहा है, नीचे, नीचे की डायरेक्शन क्या है, नीचे की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस जी। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो माइनस एच। तो ये थ्योरी आप याद रखिए। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, वी इक्वल टू इतनी वेलोसिटी से ये टकराएगी। अब रहा सवाल टाइम का, तो भाई टाइम को तो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए करते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज कर लो, माइनस वी प्लस यू माइनस जी टी, तो जी टी इक्वल टू यू प्लस वी, तो t इक्वल टू यू प्लस वी बाई जी, तो t इक्वल टू यू प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये दो चीजें अगर आप याद रखेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। तो हम ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना क्वाड्रेटिक के, बिना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में क्या है, टी की पावर 2 आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम खराब होगा। तो इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी इसे बताया है, मैंने सोचा एक बार फिर मैं बता दूं। अब u की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर u की वैल्यू कितनी है 10 और h की वैल्यू कितनी है 40, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी है 10, ये सारी वैल्यू हमें दी गई है। तो टाइम हम निकाल सकते हैं, u प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh डिवाइडेड बाय जी। तो देखिए 10 प्लस 10 का स्क्वायर, 2, 10 इंटू हाइट हो गई
तो ये हो गया 10 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और ये हो गया 800, 900 डिवाइडेड बाय 10, 900 का रूट 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 से डिवाइड हो रहा है, 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 10, 40 divided by 10. So the answer is 4. So the correct option is 4 second. तो आप 1 मिनट के अंदर विद इन 1 मिनट आप ऐसे सवालों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बड़ा जरूरी है इसको सीखना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं, एक तो ये और दूसरा ये। अब देखिए अगला सवाल आ गया हमारा। अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड अटेन्स अ हाइट h1. Another stone thrown upward from the same point with a speed of 10 meter per second attains a height h2. The correct relation between h1 and h2. तो ये बड़ा सिंपल सवाल है। हम जानते हैं कि h1 क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर बाय 2g। तो 5 स्क्वायर बाय 2g 25, g 10, 2 5 से काट दो तो ये हो गया 5/4। अब सेकंड के लिए बात करें तो h2 सेकंड की वेलोसिटी थी 10 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 100, 2 इंटू 10, 10 बार कैंसिल तो ये आ गया 5। तो अब देखिए आगे क्या करना है, बहुत इजी है। आगे क्या करना है, h1 डिवाइडेड बाय h2, 5/4 डिवाइडेड बाय 5, h1 अपॉन h2 1/4, तो h2 इक्वल टू 4h1। सिंपल सवाल है, h2 इक्वल टू 4h1। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो क्लियर हुआ आपको? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सीधा सवाल था और इसे हमें कम से कम 30 सेकंड टू 40 सेकंड में सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये समझ में आ गया? तो अब ये क्लियर हो चुका है कि H2 क्या था, 4H1। ये समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। हमसे पूछा गया है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 5 सेकेंड तक एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। और यहाँ पर हमें एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या है दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, ये हमें दिया गया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिया है और यहाँ पर हमने लिया है टाइम। और हमसे पूछा गया है कि 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में, 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। आपको ये इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकालना है। तो ये अब क्वेश्चन तो आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे एक थ्योरी है जो आपको मालूम होनी चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, पहली चीज ये कर्व्ड ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 से 5 सेकंड को मिलाने वाली हम एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, कॉर्ड। तो ये हमने देखिए कॉर्ड ड्रॉ कर दी। ये अब आपका कॉर्ड हो गया। अब यहां पर हम इस tan थीटा को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाएगा tan थीटा को। ये देखिए, ये जो इस कॉर्ड का स्लोप होगा, ये जो हो गई कॉर्ड जिसे आप जीवा बोलते हैं, इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो हमें देगा एवरेज वेलोसिटी। अब देखिए इस यहाँ पे हमें मालूम चल गया 0 से लेकर 5 तक, तो ये वैल्यू कितनी है, 5 है और ये 100 है। तो
अब हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप बड़ा आसान है, tan थीटा इज, देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ लिखना चाहता हूँ स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड गिव्स द, हमेशा याद रखिए, गिव्स द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आप स्लोप निकाल लेते हैं। तो tan थीटा डायग्राम देखिए, परपेंडिकुलर कितना है 100 और बेस 5 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 20। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम चॉइसेस पर जाते हैं, तो देखिए हमें मिल गई, ये सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। जब भी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व्ड हो और आपसे पूछा गया 0 से लेकर 5 सेकंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो आप क्या करिए, 0 सेकंड से 5 सेकंड तक उस कर्व के जितने पॉइंट्स हैं उनको मिला दीजिए, एक कॉर्ड ड्रॉ करिए और उस कॉर्ड का जो स्लोप होगा वो देगा आपको एवरेज वेलोसिटी। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, हुज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ शोन इन द फिगर। इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये देखिए ये ग्राफ है। At t equal to 0, the velocity of the particle is -2 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब टाइम 0 सेकेंड होता है तब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, -2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और 0 सेकेंड पे हमें वेलोसिटी दी गई है, कितनी दी गई है, -2। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें अब 4 आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 10.5 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 12.5 मीटर पर सेकंड और चौथा आंसर है 14.5 मीटर पर सेकंड। तो चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता, कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए। तो उसमें से पहली बात ये है, द एरिया ऑफ एक्सलरेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एरिया ऑफ एक्सलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है, गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी। तो हमें सीधी बात है, यहां पर हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया को निकालने के लिए हमारे पास 3 एरिया तो यहाँ पर अवेलेबल हो गए। तो देखिए एक तो ये हो गया A1, एक A2 और एक A3, 3 एरिया हो गए, A1 A2 A3। हमें तीनों एरिया को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये एक चौथा एरिया भी हो गया 4 सेकंड पर, ये हमारा हो गया A4। अब देखिए यहाँ पर दो बातें होती है, वेलोसिटी दिया है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो हमें ये चारों एरिया को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 बाय 1। तो देखिए A1 मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। ट्रायंगल दिख रहा है आपको, हाफ बेस इंटू हाइट, 1 बाय 2 इंटू 1 इंटू 5, तो ये हो गया 2.5। अब हम A2 कैलकुलेट कर लेते हैं। A2 दिख रहा है रेक्टेंगल, तो A2 होगा, इतना जो लेंथ हो गया ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, तो 2 इंटू 5 10। तो दो एरिया हमने कैलकुलेट कर लिए और अब तीसरा एरिया हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, जगह है हमारे पास A3। देखिए 3 से 3.5 है, तो ये जो है
बेस कितना हाफ है और हाइट कितनी दी गई है 5, तो ये हो गया हमारा 5/4 1.25। अब बचा चौथा एरिया, हमें अब चौथा एरिया भी कैलकुलेट करना है। तो देखिए चौथा एरिया हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये नीचे है, टाइम एक्सिस के नीचे है, इसलिए इस एरिया को हम क्या लेंगे, नेगेटिव, क्योंकि हमसे वेलोसिटी पूछा गया है। तो ये हो गया हाफ बेस 1/2 इंटू हाइट, ये -5 है, तो ये हो गया -5/4 -1.25। तो देखिए इस तरह से हमने ये चारों एरिया निकाल लिए, और अब हम इन चारों एरियाज को क्या करेंगे, ऐड करने वाले हैं। 2.5, 10, 1.25। तो अब हम टोटल एरिया को कैलकुलेट करेंगे। टोटल एरिया देखिए, टोटल एरिया हो गया आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। गलती नहीं हो जाए, 2.5, 10 प्लस 1.25 माइनस 1.25, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12.5। तो टोटल एरिया आपका आ गया, टोटल एरिया आ गया 12.5, और टोटल एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी। इसको हमें ध्यान रखना है कि टोटल एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v माइनस यू इक्वल टू 12.5। अब वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, -2.5, तो ये हमने यहाँ लिख दिया -2.5, 12.5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2.5 इक्वल टू 12.5, तो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा आपका पहला आंसर, जो कि सही आंसर है। हमेशा लैंग्वेज पर ध्यान दिया जाए। वेलोसिटी पूछा गया, अगर स्पीड पूछा जाता तो हम फोर्थ एरिया को, A4 को नेगेटिव नहीं लेते। ये हमें बहुत छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चंस। आराम से निकालिए। और सिंपल एरिया को क्या कर दिया हमने, 4 पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, whose velocity time graph is shown in the figure. The average speed, देखिए लैंग्वेज, देखिए स्पीड पूछी गई है, from t equal to 0 to t equal to 6 second is 15/n meter per second. Find the value of n. सबसे पहली बात, ग्राफ क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, और आपसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। हम अच्छे से जानते हैं एक बेसिक कंसेप्ट को, कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसको पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरिया। अब हमने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा है, एब्सोल्यूट एरिया। एब्सोल्यूट एरिया का मतलब हम एरिया को नेगेटिव नहीं लेंगे। जब हम एब्सोल्यूट एरिया लेते हैं तब हमें क्या मिलता है, डिस्टेंस। और जब एरिया लेते हैं विद साइन प्लस और माइनस, तब हमें क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट। हमसे स्पीड पूछी गई है, इसलिए हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये देखिए, हम इसको अगली उसमें ले जाते हैं। अब देखिए इस एरिया को हम आराम से, मैं हमेशा डिवाइड करके ही करता हूँ। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3। मैं पैरेलल
ट्रेपेजियम का फॉर्मूला नहीं यूज करता हूँ जनरली, और ये देखिए यहाँ दिया नहीं गया तो मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ -10। तो ये करेक्शन यहाँ पर हमें ये लेना चाहिए, ये -10 है। अब हमने 4 एरिया में डिवाइड कर दिया, तो 1 बाय 1 हम सारे एरियाज को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए A1 ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बेस 1, हाइट 10, 5 आ गया, आसानी से आ गया। A2 रेक्टेंगल दिख रहा है, 1 से लेकर 4 पर गए हैं हम, तो 1 to 4 3 हो जाएगा, तो 3 × 10 30। A3 4 से लेकर 5 तक गए, तो फिर बेस 1 है और हाइट 10 है, तो ये हो गया 5। और A4 को हम लेंगे 1/2, 1 × -10, लेकिन हमें कहा गया है हमें कैसा एरिया लेना है, एब्सोल्यूट, हमें एरिया पॉजिटिव लेना है क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो A4 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी, 5। अब देखिए टोटल एरिया के बारे में बात कर लेते हैं। 5 + 30 + 5 + 5 45। टोटल एरिया क्या हो गया, 45। मतलब ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, और टोटल टाइम 6 सेकंड दिया है। तो एवरेज स्पीड होगी हमारी, एवरेज स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 15/2। एवरेज स्पीड कितनी होगी हमारी, एवरेज स्पीड होगी हमारी 15/2, 15/2। तो और यहाँ दी गई है हमारे को एवरेज स्पीड कितनी दी गई है, 15/n। तो ठीक है, इसको हम किसके बराबर कर देते हैं, 15/n के। 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए बड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था स्पीड। बी केयरफुल, हमसे वेलोसिटी नहीं पूछी गई थी, हमसे क्या पूछा गया था, स्पीड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, n = 2, n = 2। अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये देखिए, अब हमारे को ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोन इन फिगर बिलो, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है। The distance covered by the body in last 2 seconds of its motion, लास्ट 2 सेकंड में। तो लास्ट 2 सेकंड देखिए आप, 5 से लेकर 7 तक, आखिरी 2 सेकंड हो गए। is what fraction of the total distance covered by it, is what fraction of the total distance covered by it in all the 7 seconds, in all the 7 seconds। तो ये 4 आंसर हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1/2, दूसरा ऑप्शन है 1/4, तीसरा ऑप्शन है 1/3, चौथा ऑप्शन है 2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे अगले स्टेप में। तो अब देखिए, ये हम एरिया निकालेंगे A1, क्योंकि हम जानते हैं एरिया क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो अब एरिया, क्योंकि सारी ग्राफ क्या है, हमेशा हम देखेंगे यहाँ ग्राफ टाइम एक्सिस के क्या है, ऊपर है, इसलिए तो एरिया पॉजिटिव ही आएगा। तो टोटल एरिया सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल एरिया। तो चलिए टोटल एरिया कैलकुलेट किया जाए, A1 + A2 + A3। A1 हाफ बेस इंटू हाइट, A2 3 से लेकर 5 तक। तो A2 एक रेक्टेंगल है, ये देखिए एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो A2 को हम लिख देंगे 2 × 10, और A3 एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी बेस 2 है और हाइट 10 है। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 10।
20 और ये हो गया 10, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 40 मीटर। अब बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड्स। भाई आखिरी 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो ये हमारा होगा A3 हो गया हाफ 2 into 10, सो इट इज 10। व्हाट फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन निकालना है, तो फ्रैक्शन निकालने के लिए लास्ट 2 सेकंड में कितना चला 10 और टोटल कितना चला 40, तो फ्रैक्शन होगा इसका 1/4। द फ्रैक्शन विल बी 1/4। द फ्रैक्शन विल बी 1/4। तो देखिए इसका ये आंसर हमें मिलना चाहिए 1/4। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं एक बार फिर क्लियर कर दूंगा आपको। फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 seconds. That is the concept of the fraction। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप अच्छे से समझते हैं कि फर्स्ट सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्लियर हुआ, इसको नोट कर लें आप, आराम से एरिया निकालिए बिना किसी दिक्कत के। तो अब देखिए कुछ एक बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए कि स्पीड पूछी गई है कि वेलोसिटी पूछी गई है, डिस्टेंस पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो ये दोनों इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अब देखिए अब अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी। 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं और 1/√3। अब देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपका टाइम वाई एक्सिस पे है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर है, थोड़ा पलट गया है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको अब सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर टाइम है और यहाँ पर है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहली बात, स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगी? स्लोप ऑफ ग्राफ होगी dy/dx लगाया dt/ds। तो हम इसको लिखेंगे, अच्छा स्लोप अब जानते हैं आप अच्छे से कि स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो ये स्लोप हो गई tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री आप जानते हैं 1/√3। तो dt/ds आ गया 1/√3। तो पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो ds/dt क्या आएगा √3। और आप अच्छे से जानते हो ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी कितनी है √3। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन यू शुड बी ऑल केयरफुल, वेरी केयरफुल कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया हुआ है और वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है। ये आपको बहुत ध्यान इन सब चीजों का रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना आ गया √3। वेलोसिटी कितनी होगी √3। अब देखिए, a body initially at rest starts moving along x-axis in such a way so that its acceleration versus displacement plot is shown in the figure. The maximum velocity of particle, the maximum velocity of particle। तो सबसे पहली चीज तो बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी कितनी होगी आपकी 0 होगी। और दूसरी चीज, ये जो आपका ग्राफ दिया गया है एक्सलरेशन टाइम ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, एक्सलरेशन टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। एक्सलरेशन टाइम नहीं है,
एक्सलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए अब ये वैल्यूज दी गई है और ये यहाँ पर 0 वैल्यू है। अब देखिए इनको, अब 4 आंसर हैं, 1 मीटर पर सेकंड, 0.25 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 0.5 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली कंसेप्ट जो हमें यहाँ पर सीखनी है, एरिया ऑफ एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। भाई एरिया होता है वाई डी एक्स, तो इसका एरिया होगा ए डी एस। एरिया क्या होगा? ए डी एस, सबसे पहली चीज। और एक्सलरेशन क्या होता है? dv बाय dt इंटू डी एस। तो ये हो गया dv इंटू वी, dv इंटू वी। तो एरिया क्या हो गया? v dv। एरिया क्या हो गया आपका? v dv का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब v dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा? अब देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। ये देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ये 1 दिख रहा है, और ये भी कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया आ गया 1/2, जिसे हम बोलेंगे 0.5। अब एरिया क्या बताता है? वी डी वी। अब देखिए, तो एरिया की वैल्यू हमने कितनी लिख दी यहाँ पर। अब हम जानते हैं कि एरिया कितना है? हाफ है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन कैसे करना है? बहुत सिंपल है, वी आई माइनस वी एफ। तो देखिए ये आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये जो मैं आपको थोड़ा इसको एक बार और क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। तो वी डी वी का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट करना है। तो एरिया हमने निकाल लिया हाफ, लिमिट होगी इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी वी डी वी। और आप अच्छे से जानते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, और फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है। अब आगे की प्रोसेस एक सिंपल इंटीग्रेशन में बदल जाती है। हम अच्छे से जानते हैं कि जो वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है, वी डी वी का इंटीग्रेशन होता है, वो होता है वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हाफ वी एफ स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल। तो वी एफ स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज 1, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ते हैं, पर हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये बड़ा आप ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये बड़ा, अब इसका आंसर कितना है? 1 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा जो पहला ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड, हम इसको टिक कर सकते हैं। ये देखिए, तो उम्मीद है आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी। तो हमेशा याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हमने क्या सीखा कि हमने यहाँ सीखा कि एरिया ऑफ एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव अस, अगर मैं आपको नोट कराना चाहता हूँ, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर बाय 2। वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्या हो गई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और यहीं पर हम अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। फिर मिलेंगे, फिर नए सवालों के साथ एनकाउंटर करेंगे और नई नई चीज़ें सॉल्व करेंगे। और हमारा मेन पर्पस क्या है यहाँ पर? रिवीजन,
बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।